नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मी नारायण अहिरवार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, लंबे समय के बाद में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं कोई एक वीडियो इस चैनल पर। दोस्तों, लंबे समय से आपको इस चैनल पर कोई वीडियो नहीं मिल रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स थी, अब वो सॉर्ट आउट हो गई हैं। अब आपको पर डे एक वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा। दोस्तों, इस तरह का कोई वीडियो इस यूट्यूब के इतिहास में मेरा कोई पहला वीडियो है। अभी तक आपको इस चैनल पर जितने वीडियो मिले होंगे वो मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से वीडियो आपको प्रोवाइड कराए गए थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ बात जान लेना जरूरी है, जिससे कि आप इस चैनल पर बने रहें और आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है इस चैनल पर। और लंबे समय के बाद में मैं आया हूं इस चैनल पर, तो मैं क्या तैयारी के साथ में आया हूं इस चैनल पर। दोस्तों, आपको इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट पैकेज आपको दिया जाएगा, जिसमें हम इंग्लिश को बहुत जीरो से लेकर हीरो तक है, जीरो से लेकर एडवांस तक बहुत ही बारीकी से सीखेंगे। दोस्तों, मैं खुद हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूं। मैंने किस तरह से मेरी इंग्लिश को इंप्रूव किया है, किस तरह से मैंने मेरी वोकैब को, क्लोज टेस्ट को, कॉम्प्रिहेंसिव को, किस तरह से मैं संपूर्ण इंग्लिश को इंप्रूव किया है, और किस तरह से इंग्लिश सीखते वक्त मैंने किन डिफिकल्टीज का, किन प्रॉब्लम्स का सामना किया था, उन सभी चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा किस तरह से इंग्लिश पर पकड़ बनाई जा सकती है, किस तरह की इंग्लिश को हराया जा सकता है। इंग्लिश का जो हवा बन के बैठा है हमारे दिमाग में, इंग्लिश का डर बन के बैठा है हमारे दिमाग में, उस किस तरह से भगाया जा सकता है। दोस्तों, एक बात और आप सभी के लिए, आपको इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट पैकेज तो दिया ही जाएगा, साथ ही आपको इस चैनल पर डे मॉर्निंग या इवनिंग में द हिंदू की एक न्यूज़ आपको मिलेगी, जिसमें एक फ्रंट पेज की लीड न्यूज़ मिलेगी आपको, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड किया जा सकता है, या किस प्रकार से उसको रीड करके हमारे इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं, या किस प्रकार से किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर में इंग्लिश ग्रामर का कॉम्बिनेशन रहता है। इन सभी टॉपिक से बहुत ही बारीकी से चीज़ों को सीखेंगे, और हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम इंग्लिश न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, आपको दो वीडियो मिलेंगे, एक हमारे इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट पैकेज का, और दूसरा वीडियो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर के आर्टिकल का एक वीडियो पर डे मिलेगा। दोस्तों, अब ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। दोस्तों, आज का हमारा पहला वीडियो है, हो सकता है थोड़ा सी आपको प्रॉब्लम्स आए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट इस चैनल पर प्रोवाइड कर सकूं। दोस्तों, आज हम सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर की बेसिक नॉलेज के बारे में, या बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का बेसिक इंफॉर्मेशन या फिर सामान्य जानकारी किसकी? इंग्लिश की। दोस्तों, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं दोस्तों इंग्लिश। हम जान लेते हैं पहले इंग्लिश को आगे बढ़ने से पहले कि इंग्लिश क्या है। दोस्तों, हम जान लेते हैं पहले इंग्लिश क्या है। इंग्लिश दोस्तों एक भाषा है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश दोस्तों एक भाषा है। जिस तरह से हिंदी एक भाषा होती है, उस तरह से इंग्लिश भी एक भाषा होती है। किसी भाषा की हमें जरूरत कब पड़ती है? दोबारा मैंने क्वेश्चन किया, मेरा पहला क्वेश्चन था कि इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक भाषा है। दूसरी बात, किसी भाषा की हमें जरूरत कब पड़ती है? तो दोस्तों, किसी भाषा की हमें जरूरत पड़ती है जब हम विचारों को बोलना चाहें, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता है, या कोई अपने उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके दिल में, मन में क्या छुपा है, वो उसको कुछ शब्दों के द्वारा, कुछ साउंड के द्वारा क्या बोलना चाहता है, वो एक लैंग्वेज का सहारा लेता है, तब अपने शब्दों को सामने वाले के सामने रख पाता है। उससे कहते हैं दोस्तों हम लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि इंग्लिश हमने देखा, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और हर एक लैंग्वेज में अपना खुद का एक साउंड होता है। जिस तरह से मैं आपके सामने अभी जो शब्दों में बोल रहा हूं वो हिंदी है, और हिंदी का अपना खुद का एक साउंड है। आप सुन रहे होंगे एक साउंड होता है। दोस्तों, हर एक लैंग्वेज का क्या होता है? एक साउंड होता है। हर एक लैंग्वेज का अपने खुद का एक साउंड होता है, और हर एक लैंग्वेज के साउंड को लिखा जाता है स्क्रिप्ट के माध्यम से। स्क्रिप्ट मतलब दोस्तों होता है राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है, राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भाषा को लिखने के तरीके को हम कहते हैं स्क्रिप्ट कहते हैं। जिस तरह से इंग्लिश को किस तरह से लिखा जाता है दोस्तों? इंग्लिश को लिखा जाता है इस तरह से, इंग्लिश को इस तरह से लिखा जाता है A, B, C। इस तरह से आपको ABCD पूरी आती होंगी। दोस्तों, इंग्लिश को इस तरह से लिखा जाता है। अगर इसी अक्षर को मैं इस तरह से बना दूं तो आप कहेंगे सर बदतमीजी मत करिए हमसे आप। क्यों? क्योंकि इंग्लिश को इस तरह से नहीं लिखा जाता है, इंग्लिश को इस तरह से लिखा जाता है। तो इंग्लिश को जिस तरह से लिखा जाता है, इंग्लिश को जिस तरह से लिखा जाता है, या किसी भाषा को जिस तरह से लिखा जाता है, उसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं। स्क्रिप्ट मतलब होता है, हिंदी बोले तो लिपि। स्क्रिप्ट को हिंदी में लिपि कहते हैं।
ठीक है। और जिस भाषा को किसी भाषा को जिस तरह से लिखा जाता है, जिस तरह से लिखा जाता है उसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि साउंड क्या होता है। दोस्तों साउंड होता है, दोस्तों साउंड को लिखा जाता है या फिर व्यक्त किया जाता है कुछ लेटर्स के द्वारा। साउंड को लिखा जाता है या फिर व्यक्त किया जाता है लेटर्स के द्वारा। तो इंग्लिश एक भाषा है और भाषा में अपना खुद का एक साउंड है, उस साउंड को लिखा जाता है लेटर्स के द्वारा। और इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं दोस्तों? इंग्लिश में लेटर्स होते हैं 26। कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश में दोस्तों? इंग्लिश में लेटर्स होते हैं 26। अब इन 26 लेटर्स को दो भागों में डिवाइड किया है। क्यों भाई? 26 लेटर्स, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, उन्हें डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी हमें? तो सीधा सा कारण दोस्तों ये है क्योंकि 26 लेटर्स में खुद का अपना साउंड होता है। 26 लेटर्स में अपने खुद के साउंड होते हैं। मैंने क्या कहा? 26 लेटर्स में हर एक लेटर्स का अपना खुद का एक साउंड होता है, तो 26 लेटर्स में 26 साउंड होंगे। मैंने कहा कि इंग्लिश लेटर्स में 26 लेटर्स होते हैं, इंग्लिश भाषा में 26 लेटर्स होते हैं और हर एक लेटर का अपना खुद का एक साउंड होता है, इसलिए इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं तो 26 साउंड होंगे इसमें। ओके डियर्स, अब देखिए दोस्तों, लेकिन इन 26 लेटर्स के बीच में कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनका साउंड एक से अधिक बार होता है, एक से अधिक बार होता है। अब देखिए दोस्तों, एक बार और बताना चाहता हूं आपको मैंने कहा है आपसे इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, जैसे ए बी सी इस तरह से जेड तक 26 लेटर्स हैं, तो हर एक लेटर का अपना खुद का एक साउंड है। इस तरह 26 लेटर्स हुए, 26 लेटर्स का 26 साउंड हुए। ओके डियर्स, लेकिन हुआ क्या इनके साथ में कि कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनके पास मतलब एक से अधिक साउंड होता है, जिनके पास एक से अधिक साउंड होता है। जिस तरह से यहां पर देख लीजिए, मैंने लिखा यहां पर हिट, लाइक या फिर सर्कल। मैंने आपके लिए 3 शब्द लिखे, मैंने आपके सामने 3 शब्द लिखे। यहां पर देखो, इससे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं हम हिट, इसे पढ़ते हैं लाइक, इसे पढ़ते हैं सर्कल। अब देखिए यहां पर इस हिट जो आगे यहां पर साउंड जो आ रहा है वो ई आ रहा है। यहां पर क्या साउंड आ रहा है दोस्तों? यहां पर ई आ रहा है। उसी आई का साउंड यहां पर आ रहा है, लाइक पढ़ रहे हैं इसे हम, तो इसे आई का साउंड आ रहा है यहां पर आई। इसे क्या पढ़ रहे हैं हम? लाइक। क्या पढ़ रहे हैं? लाइक। तो आई साउंड आ रहा है यहां पर आई का, और उसी आई के यहां पर साउंड आ रहा है सर्कल। क्या आ रहा है यहां पर? आई साउंड आ रहा है आ। तो दोस्तों देखिए, लेटर एक ही है, लेटर कौन सा? यहां पर आई यहां पर, आई यहां पर, आई यहां पर, आई यहां पर, लेकिन 3 शब्दों में यूज हो रहा है आई, तो अलग अलग साउंड निकाल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कुछ लेटर्स इन 26 लेटर्स के बीच में, कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो एक से अधिक साउंड निकालते हैं, जिन्हें हम वोवेल कहते हैं। वोवेल क्या होते हैं दोस्तों? वोवेल की परिभाषा याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। आप एक बार आप समझ गए तो वोवेल की परिभाषा कभी नहीं भूलेंगे आप। तो ऐसे लेटर्स जिनका साउंड एक से अधिक होता है उन्हें वोवेल्स कहते हैं, और जिनका साउंड सिर्फ एक होता है, ऐसे लेटर्स जिनका साउंड सिर्फ एक होता है उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। जिनका साउंड सिर्फ एक होता है उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, जिस तरह से हिंदी की भाषा होती है, हिंदी में खुद का अपना एक साउंड होता है। हिंदी में 52 लेटर्स होते हैं, 52 अक्षर होते हैं, ठीक है ना। और हम देखते हैं जो आ से लेकर आहा तक होते हैं, जिन्हें 12 जिस संख्या में 12 होते हैं, हिंदी में 52 अक्षर होते हैं, और जो आ से लेकर आहा तक 12 अक्षर होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, और जो का से लेकर ज्ञा तक होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, अब देखिए यहां पर हमने कहा आपसे कि हिंदी में आ से लेकर आहा तक इन्हें स्वर कहा जाता है, और का से लेकर ज्ञा तक को व्यंजन कहा जाता है। ठीक इसी तरह से इंग्लिश में 5 वोवेल होते हैं या 5 स्वर होते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, या स्वर को इंग्लिश में वोवेल कहते हैं, जिनकी संख्या इंग्लिश में 5 होती है, ई, ए, ई, आई, ओ, यू। ओके डियर्स, और कॉन्सोनेंट कितने बचे? आप देखिए, 5 टोटल लेटर कितने होते हैं इंग्लिश में? 26 होते हैं। अगर 5 हमने निकाल लिए, 5 क्या हो गए हमारे? वोवेल हो गए। तो 26, 19, 21 के बचे हमारे पास। अब 21 जो बचे वो बचे कॉन्सोनेंट। 21 के बचे हमारे पास कॉन्सोनेंट, जो कहां से कहां तक होते हैं दोस्तों? जो होते हैं बी से लेकर जेड तक। बी से लेकर जेड तक हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं, जिन्हें हिंदी में वोवेल, हिंदी में व्यंजन कहा जाता है, और इंग्लिश में
कॉन्सोनेंट कहा जाता है। ओके डियर्स, अब दोस्तों आपके दिमाग में एक बात और चल रही होगी या एक डाउट चल रहा होगा कि सर हमने तो कहीं कहीं ये भी पढ़ा है कि कुछ अन्य दो लेटर्स सेमी वोवेल भी होते हैं, बाय और जेड को सॉरी डब्ल्यू और बाय को सेमी वोवेल कहा जाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, मैं जानता हूं, लेकिन दोस्तों इसको किसी नेक्स्ट टॉपिक में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चीज़ों इसको थोड़ा सा 5-10 मिनट का वीडियो रहेगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा इसे हमें। तो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे सेमी वोवेल बाय और डब्ल्यू को। लेकिन अभी हम जानते हैं, मोटे तौर पर जान लीजिए आप कि जो बाय और डब्ल्यू है उन्हें मोटे तौर पर व्यंजनी कहा जाता है। ओके डियर्स, हमने अभी तक क्या समझा? हमने ये समझा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और हर एक लैंग्वेज का अपने खुद का एक साउंड होता है। उस साउंड को स्क्रिप्ट के द्वारा लिखा जाता है। स्क्रिप्ट होती है किसी भाषा को लिखने का तरीका होती है। उस साउंड को व्यक्त किया जाता है लेटर्स के द्वारा और इंग्लिश में लेटर्स की संख्या है 26 और 26 लेटर्स को दो भागों में डिवाइड किया है साउंड के आधार पर। ओके डियर्स, साउंड के आधार पर आज जो साउंड के आधार पर 5 लेटर्स ऐसे हैं ए, ई, आई, ओ, यू, जिनका जो एक से अधिक साउंड निकालते हैं इन्हें वोवेल कहते हैं। और 20 से लेकर जेड तक 21 लेटर बचे इनका साउंड कुछ और होता है, इनका साउंड सिर्फ एक होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है दोस्तों। अब एक बात और इनके जो साउंड होता है, जो 20 साउंड निकालते हैं, जो वोवेल होते हैं वो 20 साउंड निकालते हैं और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो 21 साउंड निकालते हैं। ओके डियर्स, 24 साउंड निकालते हैं। जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो 24 साउंड निकालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो कहा कि कुछ हर एक लेटर एक साउंड निकालता है, तो यहाँ पे 21 लेटर्स हैं, 24 साउंड क्यों निकाल रहे हैं दोस्तों? तो मैंने आपसे कहा कि इसमें दो लेटर डब्ल्यू और बाय सेम वोवेल भी है। ये दो ऐसे लेटर्स हैं, इनकी साउंड की वजह से ये साउंड ज्यादा हो जाता है इनका, क्योंकि सेमी वोवेल है, ये दोनों तरह के काम करते हैं, मतलब वोवेल की तरह काम करते हैं, कॉन्सोनेंट की तरह भी काम करते हैं। इस तरह से इनके साउंड जुड़ जाते हैं, इस तरह से इनके 24 साउंड हो जाते हैं, 3 साउंड ज्यादा हो जाता है इनका। ओके डियर्स, हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों के बारे में बहुत बारीकी से सीखेंगे कि इनका वर्क, ये दोनों वर्क कैसे करते हैं, सेमी वोवेल किस तरह से बन जाते हैं। ओके डियर्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे, अभी हमने सीख लिया इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हर एक लैंग्वेज का अपना एक साउंड होता है, साउंड को लिखा जाता है स्क्रिप्ट के माध्यम से। एक स्क्रिप्ट होती है, किसी भाषा को लिखने का तरीका होती है और हर एक भाषा में अपना खुद का एक साउंड होता है। साउंड को लेटर्स के द्वारा लिखा जाता है, फिर व्यक्त किया जाता है। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स को दो भागों में डिवाइड किया है साउंड के आधार पर। 5 लेटर्स ऐसे होते हैं जिनका साउंड एक से अधिक होता है, उन्हें वोवेल कहा जाता है। और 21 लेटर्स ऐसे होते हैं जिनका साउंड सिर्फ एक होता है, उन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है। ओके डियर्स, आगे बढ़ते हैं हम कि वोवेल और कॉन्सोनेंट मिलकर मतलब 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट्स मिलकर या फिर ये दोनों मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। इस ग्रुप को इंग्लिश में कहा जाता है अल्फाबेट और हिंदी में कहा जाता है वर्णमाला। ओके डियर्स, तो ग्रुप ने कितना बनाया? एक ग्रुप बनाया यहाँ पर, तो ग्रुप एक है तो कितना है? इस ग्रुप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? इसे वर्णमाला। तो आपसे कभी पूछा जाए और आपसे कभी कहा जाए कि अल्फाबेट्स होता है दोस्तों, तो आप एस हटा देंगे क्योंकि अल्फाबेट्स नहीं होता, अल्फाबेट होता है। एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था, एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था कि अल्फाबेट्स होता है तो अल्फाबेट नहीं होता, अल्फाबेट्स नहीं होता, अल्फाबेट होता है, क्योंकि ग्रुप तो एक ही है, क्योंकि 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप को कहते हैं हम हिंदी में वर्णमाला और इंग्लिश में अल्फाबेट। ओके डियर्स, चल आगे बढ़ते हैं हम। इतना आप समझ गए होंगे और उम्मीद करता हूं दोस्तों। और दोबारा आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स आए इस वीडियो में आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, तो मैं वीडियो में आने वाला कंटेंट जो प्रोवाइड कराऊंगा आपको, मैं उसमें क्लियरिटी लाऊंगा और कोशिश करूंगा आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दे सकूं।
आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। अब हम चलते हैं बर्ड पर कि बर्ड क्या होता है, शब्द क्या होता है। हिंदी में बोलेंगे हम शब्द, हिंदी में बोलेंगे शब्द और इंग्लिश में बोलेंगे बर्ड। देखिए दोस्तों, बर्ड कुछ नहीं होता है, वो सरल भाषा बर्ड की परिभाषा है। अब देखिए वोवेल कितने थे, 5 थे वोवेल हमारे पास, 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट, 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट, इन्हीं के सहारे पूरी इंग्लिश लिखी जाती है फिर बोली जाती है। इन 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट के सहारे ही इंग्लिश बोली जाती है और लिखी जाती है। अब जितनी भी इंग्लिश बोल लें वो लिख लें या कहीं भी पढ़ लें आप, तो आपको 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट के सहारे इंग्लिश के शब्द मिलेंगे सारे। ओके डियर्स, तो आप सभी समझ गए होंगे इन 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट के सहारे ही इंग्लिश वर्ड तैयार होता है। जैसे मैं आपके सामने लिखूं, यहां पर मैं कार, मैंने आपके सामने लिखा कार, आप सभी जानते हैं, आपके दिमाग में आया होगा कार, 4 व्हीलर जिसके पास 4 पहिए होते हैं उसे हम कार कहते हैं। कार कोई इंग्लिश शब्द है? बिल्कुल है। तो दोस्तों आपकी परिभाषा क्या तैयार होगी इसके सामने, इसके लिए आपकी परिभाषा ये तैयार हो गई आपके लिए कि कॉन्सोनेंट और वोवेल मिलकर क्या बनाते हैं, एक शब्द बनाते हैं। कॉन्सोनेंट और वोवेल मिलकर क्या बनाते हैं, एक शब्द बनाते हैं। एक परिभाषा क्लियर हो गई आपकी। अगर इस तरह, इसको मैं इस तरह से लिख दूं, अब मैंने आपसे कहा, मैंने कार को इस तरह से लिखा, आपको परिभाषा क्या मिली, आपको परिभाषा मिली कि कॉन्सोनेंट और वोवेल मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। जिस हिंदी में हम बर्ड कहते हैं और हिंदी में हम, इंग्लिश में हम बर्ड कहते हैं और इंग्लिश में हम शब्द कहते हैं। एक परिभाषा मिली आपको, लेकिन इसको मैं इस तरह से लिख दूं RAC। मैंने आपसे कहा, अब मैंने आपसे कहा कि कॉन्सोनेंट और वोवेल मिलकर क्या बनाते हैं, कॉन्सोनेंट और वोवेल क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। ये शब्द होना चाहिए, लेकिन दोस्तों एक कोई शब्द है क्या, एक कोई शब्द नहीं। आप पूरे डिक्शनरी में छान मारेंगे लेकिन कोई शब्द आपको नहीं मिलेगा। कारण क्या है, क्योंकि क्योंकि इसकी अरेंजमेंट सही नहीं है, क्योंकि इसकी अरेंजमेंट सही नहीं है। तो देखिए, शब्द होने के लिए जरूरी क्या है, शब्द होने के लिए जरूरी है कि उसमें कॉन्सोनेंट और वोवेल तो हो, उसमें कॉन्सोनेंट वोवेल तो हो, लेकिन उनकी अरेंजमेंट भी सही होना चाहिए। लेकिन शब्द बनने के लिए जरूरी है कि उनकी उन अक्षरों की, उन लेटर की क्रम भी सही होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ओके डियर, जिस तरह से अगर मैं आपके सामने लिखूं, मैं आपके सामने लिखूं यहां पर EPN, मैं एक आपके सामने लिखूं तो आप कहेंगे सर बदतमीजी मत करिए हमारे साथ। मैंने पूछा क्यों, कि सर आपने क्रम से, आप, मैं पूछूं क्यों, आप कहेंगे सर इसका क्रम तो सही लिखिए, आप इसका क्रम तो सही लिखिए, आप एक कहेंगे आप, तो मैं आप क्रम सही लिख दूंगा अगर इस तरह का मैं, तो PEN बन गया पेन। अब देखिए 3 लीटर इसमें थे, 3 लीटर थे इसमें, 3 लीटर कौन कौन से, ए वोवेल, कॉन्सोनेंट, 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 वोवेल, कॉन्सोनेंट, वही 3 लीटर यहां पर, वही 3 लीटर यहां पर। लेकिन एक शब्द नहीं था, एक कोई शब्द नहीं होता, लेकिन एक कोई शब्द होता है, पेन, पेन आने कलम, आप लिखते हैं हर दिन, ठीक है। ये शब्द होता है, इस कोई शब्द नहीं होता है। क्यों ये शब्द क्यों नहीं होता, क्योंकि इसकी अरेंजमेंट सही नहीं है, और इसकी अरेंजमेंट सही है, इसलिए शब्द बन गया। तो हमें वर्ड की परिभाषा क्या मिली, आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आपको समझने की जरूरत है। शब्द की परिभाषा क्या मिली, हमें शब्द की परिभाषा मिली कि किसी भी शब्द को बनने के लिए जरूरी होता है कि उसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट हो, साथ ही उसमें उन कॉन्सोनेंट और वोवेल की सही अरेंजमेंट भी होना चाहिए। ओके डियर्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब परिभाषा हम लिख देते हैं एक बार। परिभाषा होगी कि मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, ऑफ अ लेटर्स, मतलब मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण, क्या, लेटर का, ए लेटर की इकाई, अर्थपूर्ण लेटर की शब्द अक्षरों की इकाई को क्या कहते हैं, अपन शब्द कहते हैं। ओके डियर्स, अब देखिए, अब शब्द से क्या बनती है। हमने देखा कि इंग्लिश एक भाषा है, भाषा में अपना साउंड होता है, उस साउंड में 26 लेटर्स होते हैं, सब लेटर को 2 भागों में बांटा है, वोवेल और कॉन्सोनेंट में बांटा है। साउंड के आधार पर उन जो वोवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं उनसे शब्द तैयार होता है, और शब्द से क्या बनेगा आप दोस्तों, शब्द से बनेगा फ्रेज बनेगी, शब्द से बनेगी फ्रेज। अब देखिए फ्रेज क्या होती है, फ्रेज की परिभाषा हम जान लेते हैं। फ्रेज क्या होती है।
अब देखिए फ्रेज में आप सामने लिखूं यहां पर मैं, जैसे राम एंड श्याम, मैं इतना इतना लिख दिया। आपको समझ में आ रहा है इसमें क्या? राम और श्याम क्या? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति आया और उसने मुझसे पूछा कि राम और श्याम कहाँ गए हैं, राम और श्याम कहाँ गए हैं, तो मैंने कहा उसकी माँ। तो वो कहेंगे भाई तू क्या कह रहा है, भाई आप क्या कह रहे हैं, आप पूरी बात कीजिए आप। तो मैंने कहा उसकी माँ या उसका भाई। अगर मैं पूरी बात नहीं कहूंगा तो इससे कुछ समझ में आ रहा है क्या? मतलब या मैं ये कहूंगा कि राम और श्याम, अगर मैंने कुछ कहा ही नहीं तो कुछ समझेगा क्या? कुछ नहीं समझेगा। मतलब फ्रेज क्या होती दोस्तों? मतलब स्वम में तो अर्थ रखती है, स्वम उसका मीनिंग होता है, लेकिन उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। फ्रेज का कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, मतलब अर्थ तो होता है लेकिन अर्थ कंप्लीट नहीं होता है। जैसे और एग्जांपल लीजिए, जैसे मैंने लिखा यहां पर इन रूम गिव टू, इन सभी का कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, इन सभी का कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। जैसे मैं बोलूं एक सेंटेंस में आप सभी के सामने बोला कि मैं घर में रहता हूं, मैं घर में रहता हूं, एक पूरा सेंटेंस हो गया, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूं कि मैं, आगे कुछ बोला ही नहीं मैंने, मैं घर इतना बोल दिया, फिर भी इसका कोई मीनिंग नहीं है। देख घर अपने आप में, घर का अपने आप में एक अर्थ है और मैं का भी एक अर्थ है, लेकिन इसका पूरे के शब्द का अर्थ कोई अर्थ है क्या? मैं घर कोई अर्थ है क्या? मैं घर क्या घर? मैं किसी के नाम बोलूं राम और श्याम और गीता, क्या कुछ आगे कुछ बोला नहीं है मैंने, तो कुछ सेंटेंस बन नहीं रहा, तो इसका अपने आप में कोई अर्थ होता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं होता है, उसे हम कहते हैं फ्रेज। ओके डियर्स, अब देखिए यहां पर इसकी परिभाषा क्या होगी कि मीनिंगफुल अरेंजमेंट विदाउट कंप्लीट मीनिंग, अरेंजमेंट विदाउट कंप्लीट मीनिंग। मीनिंगफुल अरेंजमेंट तो मीनिंगफुल होती है, जैसे राम और श्याम एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट है, लेकिन उनका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, पूर्ण अर्थ नहीं है, उससे हम कहते हैं फ्रेज कहते हैं। ओके डियर्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, राम और श्याम, सीता और गीता, राम एंड श्याम या सीता और गीता। अगर आपके सामने में राम और श्याम आर गोइंग टू मार्केट, ये तो पूरा सेंटेंस बन गया, इसका कोई अर्थ है? बिल्कुल अर्थ है। राम और श्याम कहां जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं, इससे अर्थ है। लेकिन अगर इतना लिख दूं, इसका कोई अर्थ है क्या? इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये क्या बन गई? ये हमारी एक फ्रेज होती है। ओके डियर्स, मतलब अपने आप में एक अर्थ होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, उसे हम फ्रेज कहते हैं। ओके डियर्स, अब आगे बढ़ते हैं अब हम सीखते हैं सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस क्या होते हैं। अब देखिए हमने देखा कि वर्ड से शब्द से मिलकर बनता है फ्रेज, और फ्रेज से मिलकर बनता है दोस्तों सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? जब हम बोलते हैं तो हम बोलते किस में हैं? हम शब्दों को एक ग्रुप में बोलते हैं, हम सभी शब्दों को सही क्रम में रखे होते हैं, एक शब्द जो सही क्रम में हो और ग्रुप के सहारे बोलते हैं शब्दों को, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। मतलब शब्दों का एक सही क्रम में जमा होना ही सेंटेंस कहलाता है। मतलब जिस तरह से मैं एग्जांपल लिखूं कि राम एक शब्द है, इज गोइंग टू मार्केट एक शब्द है। ओके, अगर मैं इस तरह से इसे यहां से लिख दूं, इज राम टू मार्केट गोइंग, देखिए शब्द इसमें भी है, शब्द इसमें भी है। अब किसको सही सेंटेंस कहेंगे? सेंटेंस आप किसको कहेंगे सही? सेंटेंस आप उसको कहेंगे, सेंटेंस इसको नहीं कहेंगे। कारण क्या है इसका? सीधा सा, क्योंकि सेम लेटर्स, देखिए सेम वर्ड इसमें है, जितने वर्ड इसमें है उतने वर्ड इसमें है, जितने वर्ड इसमें उतने वर्ड इसमें है, लेकिन फर्क दोनों में ये है, इसकी सही अरेंजमेंट नहीं है, इसकी सही
क्रम नहीं है, इसका सही अरेंजमेंट नहीं और इसकी सही अरेंजमेंट है, इसलिए शब्द है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि राम मार्केट जा रहा है और इसका कोई अर्थ नहीं हुआ। जिस तरह से एग्जाम्पल बोलूं मैं आपको, जिस तरह एग्जाम्पल बोलूं मैं एक सेंटेंस बोलूं आपको सामने में कि बच्चे को काटकर आम खिलाओ। मैंने आपको सामने सेंटेंस बोला कि बच्चे को काटकर आम खिलाओ, इसका कोई अर्थ हुआ क्या? अरे बच्चे को काटता है क्या? हम आम को काटते हैं कि आम को काटकर, सेंटेंस क्या होना चाहिए कि आम को काटकर बच्चे को खिलाओ। सेंटेंस क्या होना चाहिए? आम को काटकर बच्चे को खिलाओ, ना कि ये होना चाहिए कि बच्चे को काटकर आम खिलाओ। ओके डियर, तो उस तरह से सेंटेंस यहां बन रहा है यहां पर कि सेंटेंस का क्रम सही होना चाहिए, सेंटेंस क्रम सही होना चाहिए, ना कि इस तरह से होना चाहिए। ओके डियर, तो शब्द की परिभाषा बन गई कि शब्द की परिभाषा क्या बन गई दोस्तों? सेंटेंस की परिभाषा बन गई यहां पर सेंटेंस की परिभाषा यहां पर होगी दोस्तों। अगर आप नोट करेंगे इन चीजों को तो बहुत बेहतर रहेगा। मैं कहता हूं दोबारा 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे आप तो ऑटोमेटिक आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। बहुत मैं बारीकी से चीजों को लेकर चलूंगा, जीरो से लेकर चलूंगा। हो सकता है आपको ये चीजें पहले से आती हों, लेकिन मैंने सोचा है आपको इस चैनल पर कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स दूंगा, वो भी बहुत ही जीरो से लेकर चीज़ों को ले जाऊंगा। ऐसे दोस्त जो हिंदी मीडियम से हैं उन्हें डर लगता है इंग्लिश से सीखने को, दोस्तों इसलिए मैं इंग्लिश को जीरो से उठाऊंगा और जीरो से लेकर एडवांस तक आपको बहुत ही बेसिक से इंग्लिश को सिखाऊंगा। ओके, चलिए देखते हैं हम सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस की परिभाषा होगी यहां पर कि मीनिंगफुल अरेंजमेंट with complete meaning। मतलब अभी जो देखिए अभी क्या था फ्रेज का मीनिंग क्या था? मीनिंगफुल अरेंजमेंट विदाउट कंप्लीट मीनिंग, फ्रेज ए था। लेकिन सेंटेंस की परिभाषा क्या होगी? सेंटेंस की परिभाषा होगी यहां पर कि मीनिंगफुल अरेंजमेंट विद कंप्लीट मीनिंग, मतलब कंप्लीट मीनिंग के साथ में सही क्रम, अर्थपूर्ण क्रम का होना। एक कंप्लीट अर्थ के साथ में सही एक मीनिंगफुल या अर्थपूर्ण अरेंजमेंट होना ही क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, या फिर और अच्छे से बोल सकते हैं हम हमारे शब्दों में कि शब्दों का ऐसा समूह जो सही क्रम में जमा हो, शब्दों का ऐसा समूह जो सही क्रम में जमा हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जो सही क्रम में जमा हो, उसका कोई अर्थ निकले, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ओके डियर्स, हमने शब्द की परिभाषा देख ली। अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा इंग्लिश क्या है, एक भाषा है। हर एक भाषा का अपना खुद का एक साउंड होता है, उस साउंड को स्क्रिप्ट के द्वारा लिखा जाता है। स्क्रिप्ट दोस्तों होती है किसी भाषा को लिखने का तरीका, और हमने देखा किसी भाषा का साउंड अक्षरों के द्वारा लिखा जाता है, फिर अक्षरों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इंग्लिश में अक्षर 26 होते हैं जिन्हें 2 भागों में डिवाइड किया है साउंड के आधार पर। 5 लेटर ऐसे होते हैं जिनके पास एक से अधिक साउंड होता है, उन्हें हम बाउल्स कहते हैं। और ऐसे लेटर्स जिनका खुद का एक ही साउंड होता है, ऐसे लेटर्स जिनका सिर्फ एक ही साउंड होता है, उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे हिंदी में आ से लेकर आ तक होते हैं, जो स्वर होते हैं, उस तरह से इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू वोवेल होती हैं, जिन्हें हिंदी में स्वर कहते हैं। और बी से लेकर जेड तक इन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं या फिर इन्हें व्यंजन कहते हैं। ओके डियर्स, आगे हमने देखा वोवेल और कॉन्सोनेंट मिलकर ही शब्द बनाते हैं। वोवेल और कॉन्सोनेंट मिलकर एक शब्द बनाते हैं या फिर वोवेल और कॉन्सोनेंट मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। इस ग्रुप को हम अल्फाबेट कहते हैं और अल्फाबेट संख्या में 1 होता है। मैंने दोबारा सुनिए आप कि वोवेल और कॉन्सोनेंट मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, इस ग्रुप को हम अल्फाबेट कहते हैं। ओके डियर्स, आगे बढ़ते हैं हमने सीखा कि वोवेल और कॉन्सोनेंट मिलकर एक शब्द बनाते हैं, लेकिन उस वोवेल और कॉन्सोनेंट का ही सही क्रम भी होना चाहिए। आगे हमने देखा कि शब्द आपस में एक से अधिक शब्द मिलकर एक फ्रेज का निर्माण करते हैं, एक फ्रेज बनाते हैं, लेकिन उसका पूर्ण अर्थ तो होता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं होता है। हमने फ्रेज में देखा। आगे हमने देखा इसमें सेंटेंस, हमने देखा कि शब्दों का ऐसा समूह जो सही क्रम में जमा हो, जिससे कोई अर्थ निकले, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसको कोई अर्थ निकले, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों अब चले आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं हम सेंटेंस कितने तरह के होते हैं।
सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? सेंटेंस दोस्तों 5 तरह के होते हैं। सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सेंटेंस लिख लेते हैं पहले। ए टाइप ऑफ सेंटेंस लिख लीजिए आप यहां पर। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 इम्पेरेटिव सेंटेंस। और नंबर 5 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। दोस्तों हमने देखा सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 ऑपरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 इम्पेरेटिव सेंटेंस और नंबर 5 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। दोस्तों हमने आज सेंटेंस के प्रकार सीखे। कल हम इन सभी 5 टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इन पर बहुत ही बारीकी से डिटेल में बात करेंगे। उनके एक एक एग्जांपल जानेंगे, फिर हम चलेंगे धीरे धीरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। इसमें हम नाउन सीखेंगे, प्रोनाउन सीखेंगे, वर्ब सीखेंगे, एडवर्ब सीखेंगे, कंजंक्शन सीखेंगे, इंटरजेक्शन सीखेंगे और सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही बारीकी से चीज़ों को सीखेंगे। फिर हम चलेंगे टेंस पर चलेंगे हम। ओके डियर्स, चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो जैसा भी लगे, नेगेटिव लगे पॉजिटिव लगे, आपको जैसा भी रिस्पॉन्स हो वीडियो के प्रति आप कमेंट के माध्यम से जरूर दें आप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा ना लगे तो अनलाइक कर सकते हैं आप। ओके, अगर अच्छा लगे तो आपके जो करीब क्लोज दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड है, उनको आप शेयर करें जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। दोस्तों आप सभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।